हेलो गाइस, हम लोग मॉडर्न इतिहास पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। आज उसमें हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध। आज हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, आंग्ल से तात्पर्य अंग्रेजों से है, सिख से तात्पर्य सिखों से है, और युद्ध वार, ये तो समझ ही रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, आंग्ल सिख युद्ध। ये क्यों हुए थे? ठीक है, इसके पहले हम लोगों को पढ़ना जरूरी है, जो हमने एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सिख गुरुओं के इतिहास के विषय में। ठीक है, उसमें 10 सिख गुरुओं को हम लोगों ने पढ़ा था। किनके किनके बारे में? गुरु नानक, श्री गुरु नानक देव जी। ठीक है, उसके बाद दूसरे गुरु हुए थे श्री गुरु अंगद देव जी। सिखों के तीसरे गुरु हुए थे श्री गुरु अमरदास जी, और चौथे गुरु हुए थे श्री गुरु रामदास जी। पांचवें गुरु हुए थे श्री गुरु अर्जन देव जी। छठवें गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी, और सिखों के सातवें गुरु श्री गुरु हरराय जी, और आठवें गुरु श्री गुरु हरकिशन जी। नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, और 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद साहब, श्री गुरु गोविंद साहब जी। ठीक है, इस प्रकार से सिखों के कुल 10 गुरु हुए थे। उसमें से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकाल के पूछा था आप लोगों से, जैसे सिखों की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी। देखिए, सिखों की स्थापना कैसे हुई थी, इसके पहले की थोड़ी सी स्टोरी देखिए। 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था तलवंडी में, या वर्तमान समय में कह सकते हैं तो ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो जो सिखों हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, एक हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत हरियाणा के पास है। ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड वार। ठीक है, 1761 में किसके किसके बीच में हुआ था? मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच, या हम कह सकते हैं अफगानों और मराठाओं के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो उसमें क्या हुई थी? मराठाओं की हार हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। उसके बाद उसका मकसद ईरान से जो जैसे नादिर शाह था, उसका भी मकसद ये थोड़ी ना था कि यहाँ पे लूटपाट करके अपना शासन करना। ठीक है, उसका मेन मकसद था कि लूटपाट करके जो धन संपत्ति हो उसको लेकर वो अपने देश चला जाता था। इसी प्रकार से अहमद शाह अब्दाली भी धन संपत्ति को लूटा और लूट कर अपने फारस लेके ईरान लेके चला गया। ठीक है, मतलब अफगान शासक था। तो इस प्रकार से जो है मराठाओं तो हार गए, और मुगल शासक यहाँ दिल्ली वाले एरिया पे हम देख ले रहे थे कि जो मुगल वंश था, मराठा तो यहाँ थे, तो मराठा हार गए। इनका भी साम्राज्य विस्तार, मतलब कि ये हार गए। और यहाँ पे जो दिल्ली में मुगल वंश था वो भी धीरे धीरे, उत्तर मुगल काल शुरू हो गया था, तो ये भी धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगे थे, इसलिए इनका भी उदय सही मतलब होना नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिख संप्रदाय चल रहा था ना, तो सिखों का यहीं पे फिर से उदय होता है। जैसे ये 10 सिख गुरु हुए थे, हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कैसे कैसे हुआ था। गुरु नानक देव जी, ठीक है, गुरु अंगद देव जी ने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, जो कि पंजाबी की लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि, गुरुमुखी लिपि, जिसके आविष्कारक है श्री गुरु अंगद देव जी। ऐसे ऐसे हमने 10 गुरु के बारे में पढ़ लिया, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? लास्ट में जो 10वें सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने कहा कि अब मेरे बाद कोई भी गुरु पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? इनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था लक्ष्मण देव। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको हम। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद साहब जी, श्री गुरु गोविंद जी। ठीक है, तो जो श्री गुरु गोविंद साहब जी थे, इनका एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था लक्ष्मण देव या लक्ष्मण दास। ठीक है, लक्ष्मण दास या लक्ष्मण देव। ये जो है अपने आप को गुरु का बंदा कहता था।
ये जो लक्ष्मणदास या लक्ष्मणदेव है, ये अपने आप को क्या कहता था? गुरु का बंदा। तो गुरु का बंदा, बंदा कहते कहते इसका नाम पड़ गया बंदा बहादुर, क्योंकि ये इसका एक मूल उद्देश्य था कि सिख राज्य की स्थापना करना, एक सिख राज्य की स्थापना करना। ठीक है, इसका एक मूल उद्देश्य था एक सिख राज्य की स्थापना करना, और ये अपने आप को गुरु का बंदा कहता था, इसी प्रकार इसका नाम पड़ गया था बंदा बहादुर। तो उसके बाद हम इसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं, बंदा बहादुर। ठीक है, तो बंदा बहादुर ने क्या किया? बंदा बहादुर ने क्या किया? बंदा बहादुर जो सिखों के पहले गुरु थे, श्री गुरु नानक देव जी, और सिखों के अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद साहिब जी, इनके नाम के सिक्के भी चलवाए थे, सिक्के, इनके नाम के सिक्के चलवाए थे बंदा बहादुर ने। ठीक है, और बंदा बहादुर ने जो मुगल वंश था, तो मुगल वंश के एक शासक, एक वजीर था, इसकी भी हत्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। किसने? बंदा बहादुर ने। इसकी हत्या वजीर की क्यों की थी? जो कि मुगल शासक का वजीर था। इसकी हत्या सरहिंद का वजीर था, मुगलों के सरहिंद का वजीर था। इसकी हत्या कर दी थी बंदा सिंह बहादुर ने। क्योंकि इसने जो सिखों के 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद साहब जी, इनके 4 पुत्र थे। 4 में से 2 तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लड़ते लड़ते युद्ध में मार जाते हैं, और 2 को इसने जो है दीवार में जिंदा चुनवा दिया था, शहीद कर दिया था। ठीक है, तो उसी का बदला लिया था बंदा सिंह बहादुर ने और इसकी हत्या कर दी थी। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बंदा सिंह बहादुर के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बंदा सिंह बहादुर का मेन उद्देश्य क्या था? एक सिख राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो ऐसे इसने क्या किया था? सिखों का एक जुट बना लिया था, ऐसे हम कह सकते हैं। उसके बाद फिर बंदा सिंह बहादुर की जब मृत्यु होती है, तो जो सिख साम्राज्य था वो कई छोटे छोटे प्रांतों में बट गया। ठीक है, जो सिख साम्राज्य था वो कई छोटे छोटे प्रांतों में बट गया था। तो हम यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। 1748 में कर्पूर सिंह की पहल पर जो सिख थे वो दल खालसा में उनका विलय हो जाता है। 1748 ईस्वी में कर्पूर सिंह की पहल पर जो सिख थे उनका विलय किसमें हो जाता है? दल खालसा में विलय हो जाता है। ठीक है, मतलब एकजुट हो जाते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। दल खालसा में इनका विलय हो जाता है सिखों का। उसके बाद फिर आते हैं, फिर कर्पूर सिंह के बाद फिर जो सिख समुदाय था वो 12 मिसलों में विभक्त हो जाता है। कितने मिसलों में बढ़ जाता है? 12 मिसलों में बट जाता है। 12 मिसलों में बढ़ जाता है। हम मिसलों से तात्पर्य है समुदाय, तो 12 मिसलों में बढ़ जाता है। 12 मिसलों मतलब होता है कि 12 अलग अलग समुदायों में सिख संप्रदाय बढ़ जाता है। इन मिसलों का मतलब ये नहीं था कि 12 मिसल, जैसे जो प्रशासनिक प्रशासन था, जब सिख दल खालसा में इनका विलय हो जाता है तो शासन प्रशासन चलाने में दिक्कतें होने लगती थी। इसीलिए इन्हें 12 मिसलों में बांट दिया जाता है। 12 मिसलों में इसलिए बांटा जाता है कि शासन प्रशासन की दृष्टि से ये 12 मिसलें अपनी अलग अलग तरीके से शासन प्रशासन चलाएंगी। लेकिन अगर इन पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो ऐसी कंडीशन में ये 12 की 12 मिसलें एक हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है, मतलब 12 की 12 समुदाय एक हो जाएंगी। और अगर जैसे शासन प्रशासन चलाना होगा तो अपनी सभी मिसलें अपनी शासन प्रशासन अपने तरीके से चलाएंगी। ये था 12 मिसलों का मतलब। यहाँ पे मिसल से मतलब है समुदायों से। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। इन 12 मिसलों में भी सबसे ताकतवर मिसल थी भंगी मिसल। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सबसे पावरफुल मिसल थी भंगी मिसल, और एक थी सुकर चकिया मिसल। अब यहीं से हम लोग देखेंगे ये जो सुकर चकिया मिसल थी ना, इसी के जो लीडर थे, नेता थे, वो थे राजा, यहाँ से शुरू होता है राजा रणजीत सिंह।
ठीक है। सुकरचकिया मिसल के जो लीडर थे, जो नेता थे, वो थे राजा रणजीत सिंह। ठीक है। और भंगी मिसल क्यों सबसे ज़्यादा पावरफुल बताई गई है? क्योंकि भंगी मिसल के अंडर में ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि लाहौर और कहाँ पे है, भंगी मिसल के अंतर्गत ही दो पावरफुल क्षेत्र, एरिया कह सकते हैं, इसके अंतर्गत आती थी। ठीक है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मिसल थी, भंगी मिसल। इसके अंतर्गत लाहौर आता था और नाम ही नहीं याद आ रहा, देखिए, चलिए आएगा अभी तो बताएंगे। और सुकरचकिया मिसल, इसके लीडर थे महाराजा रणजीत सिंह। अब यहीं से शुरू होता है महाराजा रणजीत सिंह के विषय में थोड़ी सी। चलिए आइए उसके विषय में लर्न करते हैं कैसे कैसे क्या क्या। महाराजा रणजीत सिंह, इनका जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था महाम सिंह, महासिंह या माहम सिंह कह सकते हैं। इनकी मिसल थी सुकरचकिया मिसल। ठीक है। 1797 में काबुल के शासक जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण होता है और जमान शाह को सिखों द्वारा पराजित कर दिया जाता है। याद रखिएगा, काबुल के शासक जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण होता है, जिसमें से सिखों द्वारा जमान शाह को हरा दिया जाता है। थोड़ी सी यहाँ पे स्टोरी है। फिर जो जमान शाह था ना, जमान शाह, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1797 की बात है। ठीक है। तो जो जमान शाह था, जमान शाह जो आक्रमण कर रहा था उस समय, तो जो जमान शाह की जो तोपें थी, तोपें चिनाब नदी में गिर जाती है। ठीक है। तो जो चिनाब नदी में जब जमान शाह की तोपें गिर जाती है, तो जो ये महाराजा रणजीत सिंह थे, ये अपने सैनिकों के माध्यम से उनकी तोपों को निकलवाते हैं और पुनः उनके पास वापस भेज देते हैं। तो जमान शाह महाराजा रणजीत सिंह की इस सेवा के बदले इन्हें जो है लाहौर दे देता है। ठीक है। याद रखिएगा, जो यहाँ पे हम लक्ष्मण दास, जिनका जो है वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम अरे मतलब कि आगे नाम इनका कैसे पड़ा, बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह बहादुर। इन्होंने अपनी राजधानी लौहगढ़ को बनाई थी। अपनी राजधानी लौहगढ़ को बनाई थी। ठीक है। बंदा सिंह बहादुर कैसे नाम पड़ा? क्योंकि अपने आप को गुरु का बंदा कहते थे। ठीक है। और बंदा सिंह बहादुर ने अपनी राजधानी बनाई थी लौहगढ़ को। याद रखिएगा एक चीज़ और, बंदा सिंह बहादुर को जो है फर्रुख सियर द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है। फांसी पर लटका दिया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा? फर्रुख सियर कौन था? एक मुगल शासक था, जिसको उपनाम के टाइटल में मिला था, क्या नाम मिला था इसको? घृणित कायर। फर्रुख सियर का टाइटल था घृणित कायर। क्यों? क्योंकि इसी के समय जो है अंग्रेजों को एक प्रकार से मैग्ना कार्टा मिला था ना, कि आप जाइए और बंगाल के क्षेत्र पे व्यापार कीजिए बिना किसी टैक्स वगैरह के। ठीक है। कई ऐसे 2-3 मैग्ना कार्टा, 2-3 अधिकार इसने अंग्रेजों को दे दिए थे, फर्रुख सियर ने। इसी ने जो है बंदा सिंह बहादुर को पकड़वा कर फांसी पर लटकवा दिया था। ठीक है। और बंदा सिंह बहादुर ने अपनी राजधानी लौहगढ़ को बनाई थी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि बंदा सिंह बहादुर को किस मुगल शासक के द्वारा सजा सुनाई गई थी? तो फर्रुख सियर द्वारा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है फिर थोड़ा सा। महाराजा रणजीत सिंह, इनका जन्म 1780 में हुआ था। 1797 में काबुल के शासक जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण होता है, जिसमें सिखों द्वारा जमान शाह को हरा दिया जाता है। वही जो उसके बाद इसकी जो तोपें थी वो चिनाब नदी में गिर जाती हैं और महाराजा रणजीत सिंह उसकी तोपों को निकलवा कर उसको दे देते हैं। ठीक है। तो इस महाराजा रणजीत सिंह की इस सेवा के बदले जमान शाह ने क्या किया? महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर तक, जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है ना, लाहौर तक शासन करने की अनुमति दे दी। मतलब लाहौर तक शासन किसका हो गया? महाराजा रणजीत सिंह का। ठीक है। आगे देखते चलिए यहाँ पे। तो जो महाराजा रणजीत सिंह है ना, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक राजधानी
राजनीतिक राजधानी, अपनी राजनीतिक राजधानी लाहौर को बनाई, लाहौर को बनाई, जबकि अपनी धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाई। ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे जो भंगी मिसल थी, भंगी मिसल के पास जो है दो पावरफुल एरिया थे, एक लाहौर और एक अमृतसर। ठीक है। अब देखते हैं ये आ गया शुकर-चकिया मिसल के पास। यहाँ पे कैसे, क्योंकि शुकर-चकिया मिसल के लीड कौन कर रहे थे, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है। तो ये लाहौर कैसे आ गया, जमान शाह के सेवा के बदले उसने क्या किया कि लाहौर तक शासन करने की परमिशन दे दी। और उसके बाद फिर अमृतसर, मतलब कुल मिला के धीरे धीरे 12 मिसलों को एक कर लिया फिर से, किसने, महाराजा रणजीत सिंह। और 12 मिसलों को अपने में मिला लेते हैं महाराजा रणजीत सिंह। इसीलिए इन्हें जो है सिखों का वास्तविक लीडर या वास्तविक नेता भी कहा जाता है। सिखों का वास्तविक नेता महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है। और अगर कहा जाए सिखों का सैनिक या राजनीतिक नेता तो बंदा सिंह बहादुर। अगर कहा जाए सिखों का धार्मिक सैन्य विभाग का नेता, ठीक है, तो जो सिखों के 6वें गुरु थे, सबसे पहले 6वें गुरु हुए थे ना, कौन से गुरु हुए थे, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए थे, जो कि मेरी और पीरी नामक 2 तलवार बांधकर तब बैठते थे और अपने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी की थी इन्होंने। कुछ मेहनत आप भी कीजिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है। आगे देखते हैं। 1809 में अमृतसर की संधि होती है। अब यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर एक स्टोरी छोटी सी आ जाती है, तब ये समझते चलेंगे। वैसे 1809 में एक होती है अमृतसर की संधि। ये क्या है अमृतसर की संधि? इसके पहले एक हुई थी तिलसित की संधि, उसको समझ लेते हैं। अब बताइए ये क्या है तिलसित की संधि? देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जैसे कि पढ़ा है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सही से संबंध नहीं थे, क्योंकि वांडीवास का युद्ध हुआ था कि व्यापार करने के लिए दोनों में संघर्ष चल रहा था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य व्यापार को लेकर संघर्ष चल रहा था आपस में ही। तो एक हुआ था वांडीवास का युद्ध, 1760 में हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। 1760 में जो है अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी और फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है। तो वही जो फ्रांसीसी थे, वे फ्रांसीसी जो है रूस के साथ मिलकर अंग्रेजों का बढ़िया विस्तार बांटना चाहते थे भारत से, मतलब इनको हराना चाहते थे, जमीनी मार्ग के जरिए इन पर अटैक करना चाहते थे, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो फ्रांस जो है यूरोप में रूस के साथ मिलकर जमीनी मार्ग के जरिए इनका पत्ता साफ करना चाहते थे, तिलसित की संधि के अकॉर्डिंग रूस के साथ मिलकर, ऐसे हम समझ सकते हैं। यही है तिलसित की संधि। तो ये बात जब अंग्रेजों को पता चली तो अंग्रेजों को बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ये यहाँ पे आ गए, महाराजा रणजीत सिंह के पास आए और एक संधि प्रस्ताव को लेकर आए, अमृतसर की संधि जिसे कहते हैं, 1809 में। ठीक है। तो 1809 में अमृतसर की संधि, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये है इंडिया का मैप, ये इंडिया है दक्षिण भारत वाला। ठीक है। तो यहीं पे ये जो पूर्वी वाला हिस्सा है, यहाँ पंजाब वाला, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये है मान लीजिए सतलज नदी। ठीक है। कौन सी नदी है? सतलज नदी। तो अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि जो 1809 में हुई थी, इसके अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने कहा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे चार्ल्स मेटकाफ, अंग्रेजों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लीड कर रहे थे वो थे चार्ल्स मेटकाफ, इनके बीच में और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में 1809 ईस्वी को होती है अमृतसर की संधि, जिसमें यह कहा कि सतलज नदी, हमने आपको मैप के साथ बताया, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो सतलज नदी के पूर्वी वाले एरिया पर हम शासन करेंगे और सतलज नदी के पश्चिमी वाले एरिया पर आप शासन करना। ठीक है। ये कहा था अंग्रेजों ने, सतलज नदी के पूर्वी वाले एरिया पर ये शासन करेंगे और सतलज नदी के पश्चिमी वाले क्षेत्र पर ये शासन करेंगे। और एक चीज़ कहा था इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने कहा था कि जैसे कि अगर कोई आप पर आक्रमण करेगा
तो हम आपका सहयोग करेंगे, और अगर कोई हम पर आक्रमण करेगा तो आप सहयोग कीजिएगा। ठीक है, ये अंग्रेजों ने इस संधि के तहत कहा था, अमृतसर की संधि के तहत, जिसका नेतृत्व कर रहे थे चार्ल्स मेटकाफ, और इसका बॉर्डर बनाया था किसको? सतलज नदी को। तो सतलज नदी के पूर्वी वाले हिस्से पर कौन शासन करेंगे? अंग्रेज, और सतलज नदी के पश्चिमी वाले एरिया पे शासन करेंगे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, ये था अमृतसर की संधि, जो कि होती है 1809 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं। तो जो रणजीत सिंह थे, ये जो है पूर्वी वाले एरिया पे तो नहीं जा सकते थे, तो इन्होंने जो है अपना पश्चिमी साइड में ही विस्तार करना शुरू किया। अब देखते हैं कैसे कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1809 में कांगड़ा विजय किया। 1813 में अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया। ठीक है, अफगान का अमीर था एक शाह शुजा, उससे जो है कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया। किसने? ये महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, और कोहिनूर हीरा भी ले लिया। अब देखिए कोहिनूर हीरा की कहानी। कोहिनूर हीरा जो कि शाह शुजा के पास था, उसको वो कहाँ आ गया? महाराजा रणजीत सिंह अर्थात सिखों के पास आ गया, ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि सिखों के लीडर के पास आ गया तो सिखों के पास आ गया। अब देखिए कोहिनूर हीरा वही कोहिनूर हीरा जिसे नादिर शाह जो है मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे आया था, आक्रमण किया था, और तख्ते ताऊस सहित कोहिनूर हीरा को भी उठाकर लेकर चला गया था, और वो फिर से लौट कर आता है इंडिया, भारत में आता है। आगे हम देखेंगे कि कोहिनूर हीरा महाराजा दिलीप सिंह के पास, इनके अंतिम वंशज के पास जाएगा। देखते हैं, चलिए आगे देखेंगे इसको। कोहिनूर हीरा अंतिम वंशज के पास जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह के, राजा दिलीप सिंह के पास, और उसके बाद उनसे ले लेंगे अंग्रेज, और अंग्रेज लेकर दे देंगे ब्रिटेन की महारानी को, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1813 में अटक को भी जीत लिया महाराजा रणजीत सिंह ने। 1818 में मुल्तान को भी जीत लिया। 1819 में अफगान गवर्नर जब्बर खां को पराजित कर कश्मीर पर अधिकार कर लिया। 1820 से 21 लेह को भी जीत लिया। 1832 में पेशावर पर भी विजय कर लिया, और 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब होती है? 1839 ईस्वी को। ठीक है, अब देखिए ये जो है मुल्तान, पेशावर, जो कि पाकिस्तान वाले एरिया में है ना यहाँ, तो ये यहाँ से पूरा लेकर ये कश्मीर, लद्दाख, ये लगभग समझ लीजिए ये पूरा एरिया किनका हो जाता है? महाराजा रणजीत सिंह का। काफ़ी बड़ा साम्राज्य विस्तार कर लेते हैं ये अपना, क्योंकि पूर्वी एरिया ये सतलज नदी का जो बॉर्डर है, सतलज नदी ना, तो इसके पूरब में अंग्रेजों का शासन और पश्चिम में रणजीत सिंह का शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हुआ था अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में, 1809 को हुई थी अमृतसर की संधि। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था कि सतलज नदी के पश्चिम में अंग्रेज नहीं जा सकते थे, और सतलज नदी के पूर्व में सिख नहीं आ सकते थे। ठीक है, ये था। चलिए आगे देख लेते हैं फिर थोड़ा सा। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1839 में, 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है कब? 1839 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद फिर इनके कई वंशज आए। खड़ग सिंह, इनकी मृत्यु के बाद इनके कई वंशज आए, हम लिख भी देते हैं। खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह और दिलीप सिंह। फिर से देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 ईस्वी में। फिर इनके कई वंशज आते हैं जो कि अयोग्य साबित होते हैं। उनमें से खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह और दिलीप सिंह। अब ये सब 4 से 5 साल के अंतर्गत सभी आ जाते हैं, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है 1839 ईस्वी में। ठीक है, 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है,
और उसके बाद फिर हम यहाँ पे हमारा मेन पर्पस था पढ़ना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध पढ़ रहे हैं तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 तक, 1 वर्ष के लिए। फिर 47 गैप करेंगे, फिर 1848 से 1849 तक 1 वर्ष के लिए ये हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। उसके बाद ये साम्राज्य भी अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। आइए इसी को थोड़ा सा देखते हैं जल्दी से। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 के बीच में। अब देखिए 1839 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, महज 5 या 6 साल में इतने सारे शासक आ जाते हैं। ठीक है, तो खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह और दिलीप सिंह, इन सब के विषय में हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है दिलीप सिंह के विषय में। तो उसके बाद फिर होता है यहाँ पे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में। इसको देख लेते हैं। ये युद्ध बनने का कारण क्या था, क्यों हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल मतलब अंग्रेज और सिख मतलब सिख, अंग्रेज और सिखों के बीच में पहला युद्ध क्यों हुआ था, अब इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, तो उस समय जो है राजा थे दिलीप सिंह, महाराजा थे दिलीप सिंह। तो जो दिलीप सिंह थे वो एक अल्पवयस्क राजा थे और इनकी संरक्षिका थी महारानी जिंदल कौर। ठीक है, इनकी संरक्षिका थी, दिलीप सिंह की संरक्षिका थी महारानी जिंदल कौर। और 1843 में राजा दिलीप सिंह को राजा बनाया गया और इनकी संरक्षिका बनी महारानी जिंदल कौर। अब यहाँ आगे देख लेते हैं। तो जो ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था इसलिए हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो सोच ही रहा था कि कब ये कमज़ोर पड़े और कब हम इनकी भी राज्य को अपने राज्य में मिलाएं। ठीक है, तो इसको तो युद्ध करने का एक तरीका चाहिए था, क्योंकि इसको पता था कि अब जो है महाराजा रणजीत सिंह जैसा यहाँ पे कोई पावरफुल शासक या लीडर नहीं है, क्योंकि इनके समय में तो ऐसे नहीं कर पाए। ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, जो अमृतसर की संधि हुई थी ना, अमृतसर की संधि हुई थी कि सतलज नदी के पूर्व में सिख नहीं आएंगे और सतलज नदी के पश्चिम में अंग्रेज नहीं जाएंगे। इसी को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसी को मतलब एक मुद्दा बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि सिखों को भड़काना स्टार्ट किया। ठीक, और क्या किया, भड़काने स्टार्ट किया और सतलज नदी के बॉर्डर पर अपने बहुत सारे सैनिक लाकर खड़े कर दिए। तो सिखों को ऐसा लगा कि अंग्रेज़ जो है हावी हो गए हैं, अब इन पर आक्रमण करेंगे। इसलिए जो सिख सैनिक थे वे क्या किए कि इस बॉर्डर को पार कर गए और वे अंग्रेजी साम्राज्य में आ गए, मतलब पूर्वी एरिया में आ गए। सतलज नदी को पार कर गए और पूर्वी एरिया में आ गए। अब ये उनका एक बड़ा मुद्दा था कि सिखों ने क्या किया है कि अमृतसर की जो संधि हुई थी उसको तोड़ दिया है, उसका उल्लंघन कर दिया है। तो उसी में होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। हम ज़्यादा नहीं देखेंगे इसमें, कुल मिला के इसमें 4 युद्ध लड़े गए और 4 के चारों में सिखों की पराजय होती है और अंग्रेज विजयी होती है। और इसमें 2 अपमानजनक संधियाँ होती हैं, एक होती है लाहौर की संधि और दूसरी होती है भैरववाल की संधि। लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 को और भैरववाल की संधि होती है 16 दिसंबर 1846 को। हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है इनकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया। ठीक है, और इन पर जो है इतना ज़्यादा जुर्माना भी लगा दिया गया। किस पर, दिलीप सिंह पर, महाराजा दिलीप सिंह पर जुर्माना भी लगा दिया गया। लगभग 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया अंग्रेजों ने, जिसमें से ये समर्थ थे मात्र 50 लाख जुर्माना देने में समर्थ थे। उसके बाद जो 1 करोड़ जुर्माना था, अंग्रेजों ने क्या किया, जो यहाँ पे ये महाराजा रणजीत सिंह ने जीत कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था ना, तो उसमें से जो कश्मीर था उसको गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया और उनसे 1 करोड़ रुपए वसूल किया। इस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, अपना जुर्माना वसूल कर लिया। 1 करोड़ रुपए, 50 लाख तो दे दिए दिलीप सिंह, 1 करोड़ जो है कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया और 1 करोड़ वहाँ से वसूल लिया। ठीक है, तो ये 2 अपमानजनक संधि होती है, लाहौर की संधि और भैरववाल की संधि। आ जाते हैं हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में, जो कि होता है 1 साल बाद 1848 से 1849 के बीच। इसमें 3 युद्ध लड़े गए मुख्यतः, रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात नगर का युद्ध। ठीक है, तो रामनगर के युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं, चिलियावाला के युद्ध में सिख विजयी होते हैं और गुजरात नगर के युद्ध में फिर से अंग्रेज विजयी होते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, सिखों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध था जिसमें सिख विजयी होते हैं। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का द्वितीय युद्ध जो कि क्या है, चिलियावाला का युद्ध, इसमें सिख विजयी होते हैं। ठीक है, लेकिन
अगर हम तीनों की बारी बारी देखें तो 2 बार अंग्रेज विजयी होते हैं, 1 बार सिख विजयी होते हैं। इसलिए इसमें क्या हुआ, सिखों ने आत्मसमर्पण कर दिया और 1849 ईस्वी में सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में अंततः मिला लिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो वहाँ के महाराजा दिलीप सिंह थे ना, दिलीप सिंह और महारानी जिंदल कौर, दिलीप सिंह के साथ जिंदल कौर को भी इंग्लैंड भेज दिया और कहा कि अभी आप जाइए और इंग्लैंड में पढ़ाई कीजिए, और उसके बदले उन्हें 50,000 पेंशन अंग्रेज़ देने लगे और कहा आप जाइए वहाँ इंग्लैंड में पढ़ाई कीजिए और आपका राजपाट अब हम देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिख साम्राज्य को भी मिला लिया गया। ठीक, आगे हम देखेंगे कैसे कैसे ये पूरे भारत पर अपना राज्य प्रभुत्व संप्रभुत्व स्थापित कर रहे थे। आए थे क्या करने, व्यापार करने। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना कि कैसे कैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उनके पीछे पीछे कैसे कैसे सभी आए थे व्यापार करने, लेकिन कैसे कैसे ये करके कि पूरे भारत में एक एक जगह अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं अंग्रेज। यही है फूट डालो और राज करो की नीति। हम लोग बचपन में तो यही पढ़े हैं, फूट डालो राज करो, लेकिन उसके डिटेल में थोड़ी ना पढ़े हैं, इतना अच्छे से कोई स्टोरी वाइज थोड़ी ना पढ़ाया है। ठीक है, कैसे मैसूर को जीता, मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान को हराया, और कैसे सिख साम्राज्य पर भी अधिकार किया। ये तो बस ये सोच रहे थे कि कब महाराजा रणजीत सिंह के बाद कभी तो ऐसा समय आएगा जैसे उत्तर मुगल काल चला था ना, सभी अयोग्य शासक, तभी तो वहाँ पर अपना अधिकार जमा पाए। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देख रहे हैं, महाराजा रणजीत सिंह जब तक थे तब तक ये इधर पूर्वी की तरफ नहीं आ पाए। ठीक है, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के समय एक संधि हुई थी, उसमें इन्होंने, महाराजा रणजीत सिंह भी अंग्रेजों की संधि नहीं माने थे, इन्होंने मना कर दिया था। कहा था कि जैसे इन्होंने कहा, ये देखिए मान लीजिए भारत है, ठीक है, तो ये सतलज नदी वाले पूर्वी क्षेत्र पे अंग्रेज और पश्चिमी क्षेत्र पर महाराजा रणजीत सिंह। तो जो पूर्वी सतलज नदी को बॉर्डर बनाया था, तो जो पूर्वी एरिया है यहाँ पर भी महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि जो मालवा का क्षेत्र है उसको हमको चाहिए। ठीक है, मालवा का क्षेत्र हमको चाहिए, और अंग्रेज़ों के सामने एक दूसरी कंडीशन और रखी थी कि जब भी कभी सिखों और अफगानों के बीच में युद्ध होगा तो अंग्रेज उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये 2 शर्तें रखी थी महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी तरफ से। लेकिन हारने के बाद क्या होता है, इतनी अपमानजनक संधि होती है कि अंग्रेज क्या करते हैं, इन पर थोप देते हैं कि आप इतना करोड़ रुपए हमको देंगे पेंशन के तहत पे। ठीक है, मतलब पैसा वसूल, इतना ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, वसूल करते हैं कि ये लोग असमर्थ हो जाते हैं और इनकी सेना भी सीमित कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा आंग्ल सिख युद्ध। अब इसमें से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी जल्दी देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। चलिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बंदा बहादुर का प्रारंभिक नाम क्या था, लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर जो है किसके प्रिय शिष्य थे, गुरु गोविंद सिंह जी के। बंदा बहादुर का नाम बंदा बहादुर कैसे पड़ा, क्योंकि वो अपने आप को गुरु का बंदा कहकर पुकारते थे, इसलिए उनका नाम बंदा बहादुर पड़ा। बंदा बहादुर को सजा किस मुगल शासक ने दी थी, तो बंदा बहादुर को फर्रुखसियर के टाइम पर फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। आगे देख लेते हैं, कितनी मिसलों में सिख साम्राज्य को बांटा गया था, 12 मिसलों में। 12 मिसलों में सबसे ताकतवर मिसल थी भंगी मिसल, और महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के नेता थे, सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया के मिसल के नेता कौन थे, सुकरचकिया मिसल के नेता थे महाराजा रणजीत सिंह। आगे देख लेते हैं, दल खालसा में सिखों का विलय किसने कर दिया था, कर्पूर सिंह। दल खालसा में सिखों का विलय किसने किया था, कर्पूर सिंह। आगे देख लेते हैं, जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनके बीच में और अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ के बीच में अमृतसर की संधि कब हुई थी, 1809 ईस्वी में। ठीक है, और महाराजा रणजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा कैसे आया, तो अफगान अमीर शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, वही दिलीप सिंह किसके समय में दोनों आंग्ल सिख युद्ध लड़े गए। उस समय जो है सिखों का नेता कौन था,
तो महाराजा सिखों का राजा या कौन था? महाराजा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह, राजा दिलीप सिंह ये थे सिखों के तरफ से। इन्हीं के समय जो है दोनों आंग्ल सिख युद्ध लड़े गए थे। पहला आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? 1845 से 46 तक। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? 1847 से 48 के बीच। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।